हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन हेडिंग बनाई गई है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केंद्र ने जारी किया नया अध्यादेश। अब ये एक विवाद चल रहा था दोनों सरकारों में, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। उसके बाद ये अध्यादेश का फैसला आया है। दिल्ली में दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी कर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया है। यह अध्यादेश ऐसे समय जारी किया गया है जब हफ्ते भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं यानी कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर पर नियंत्रण दिल्ली सरकार के हवाले किया है। शुक्रवार को दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। अध्यादेश में कहा गया है कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के नाम से एक प्राधिकरण होगा। अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन के तौर पर शामिल होंगे। उनके अलावा अथॉरिटी में मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। प्रधान गृह सचिव अथॉरिटी के सदस्य सचिव होंगे। अध्यादेश के अनुसार अथॉरिटी द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे। अथॉरिटी की सभी सिफारिशों को सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जब भी जरूरत हो चेयरमैन की स्वीकृति से सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर बैठक करेंगे। केंद्र सरकार अथॉरिटी के परामर्श से अथॉरिटी को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति व श्रेणियों का निर्धारण करेगी और अथॉरिटी को ऐसे अधिकारों और कर्मचारी प्रदान करेगी जिन्हें वह उचित समझे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको पता चल गई होगी कि प्रचलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को पूरी तरह से वापस लेने का फैसला किया है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय बाजार में उतारे गए इन नोटों को आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों की शाखाओं में जाकर या तो बदलवा सकती है या फिर अपने खाते में जमा करा सकती है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि उनकी वैधता बनी रहेगी, यानी कोई भी इसके लेन देन से इनकार नहीं कर सकेगा। बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में 2000 रुपए के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2000 रुपए के नए नोटों को प्रचलन से बाहर करने की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि बहुत ही नियोजित तरीके से इस बारे में आरबीआई कदम उठा रहा था। बैंकों को निर्देश था कि वह काउंटर पर आए 2000 के नोटों को दोबारा प्रचलन में देने से बचे और इसे आरबीआई को लौटा दे। शुक्रवार को भी बैंकों से कहा गया कि वे 2000 रुपए के नोट ग्राहकों को नहीं दे। आरबीआई ने दावा किया है कि प्रचलन में दूसरे मूल्य के नोट पर्याप्त संख्या में हैं। आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, हिडनबर्ग रिपोर्ट मामले में अदानी के साथ सेबी को भी मिली राहत। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विवादों में फंसा देश का विख्यात औद्योगिक घराना अदानी समूह और बाजार नियामक एजेंसी सेबी को थोड़ी राहत मिली है। इस मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित विशेष सदस्यों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह मानने से इनकार कर दिया है कि अदानी समूह की कंपनियों में शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव की निगरानी को लेकर सेबी ने बतौर नियामक एजेंसी अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया। समिति ने यह भी कहा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही अदानी समूह की कंपनियों के शेयर मूल्यों को प्रभावित किए जाने के सबूत हैं और इसमें शेयर मूल्यों में गिरावट आने के बाद की स्थिति का फायदा उठाया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। समिति ने स्पष्ट किया है कि अदानी समूह की कीमतों में होने वाले बदलाव कितने सही हैं या गलत, इसका पता लगाने का अधिकार उसे नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, निकोबार व
अंडमान सागर पहुंच गया है मानसून, तो इसके लिए अब तैयार रहिए क्योंकि जल्द ही मानसून अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा। देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए के पार। भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं जिनका असर दिखना शुरू हो गया है। भारत ने साल 2022-23 में रक्षा उत्पादन के मामले में एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि विगत वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का अस्थायी आंकड़ा 1,06,800 करोड़ रुपए रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लगातार प्रयासों से वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का कुल मूल्य पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़े से अधिक रहा है। मंत्रालय ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन का मूल्य फिलहाल 1,06,800 करोड़ रुपए का आंका गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इस न्यूज़ को देख लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मणिपुर और जम्मू कश्मीर में CUET की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 29 से मणिपुर और 26 से जम्मू कश्मीर में होंगी परीक्षाएं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि 2 जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी 34 पद भर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिलने के साथ अब उसमें जजों की कुल संख्या 34 हो गई है। भारत में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कुलपति वेंकट रमन विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई है। दोनों नए जजों को सुप्रीम कोर्ट के प्रेक्षागार में एक समारोह के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील से सीधे जज बनने वाले जस्टिस KV विश्वनाथन आगामी 11 अगस्त 2030 को जस्टिस JB पार्नीवाला के रिटायर होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और वह इस पद पर 25 मई 2031 तक रहेंगे। जस्टिस विश्वनाथन 9 महीने तक 58वें मुख्य न्यायाधीश पद पर बने रहेंगे। इसी तरह नवनियुक्त जस्टिस मिश्रा 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। फिर वह 31 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। वह 13 साल से अधिक समय तक हाई कोर्ट में जज रहे। हाई कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर उनकी रैंक 21वीं है। कानून मंत्री के पद से हटाए जाने पर रिजिजू ने कहा कुछ भी गलत नहीं किया। केंद्र सरकार ने मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। इस दौरान रिजिजू ने कहा कि ये मंत्रालय बहुत उपयोगी मंत्रालय है और यहाँ पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलग अलग मंत्रालय में काम करने का मौका दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात को खारिज कर दिया कि उन्हें कुछ गलत कामों के कारण केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायपालिका के साथ लगातार टकराव के कारण उन्हें हटाया गया है, रिजिजू ने कहा कि पिछले मंत्रालय से संबंधित सवाल ना पूछें क्योंकि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं। वह अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सेवा देने के लिए उत्सुक हैं। रिजिजू से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या किसी गलती के कारण उन्हें हटाया गया है तो उन्होंने कहा इस मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्र को 87,000 करोड़ देगा आरबीआई। आरबीआई वर्ष 2022-23 के दौरान अपने अर्जित मुनाफे में से 87,416 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को देगा। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई निदेशक बोर्ड की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। बैठक में घरेलू आर्थिक हालात और वैश्विक स्तर पर वित्तीय माहौल से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने केंद्रीय बैंक की कुल पूंजी की 6% राशि बफर के तौर पर आरक्षित करने का फैसला किया है। कुछ वर्ष पूर्व आरबीआई डॉक्टर विमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर सालाना 5.5% राशि बफर के तौर पर आरक्षित करने के बाद लाभांश के तौर पर एक निश्चित राशि केंद्र को हस्तांतरित करने पर फैसला किया गया था। वैश्विक माहौल को देखते हुए आरबीआई ने आरक्षित बफर राशि बढ़ा दी है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से विदेश में 7 लाख तक के खर्च पर नहीं टीसीएस। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 20% के टैक्स कलेक्शन एट सोर्स
मामले में शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए तक खर्च करता है तो उसे कोई TCS नहीं देना होगा। इस ट्रांजैक्शन को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत $2.5 लाख की अधिकतम सीमा से भी मुक्त रखा जाएगा। हालांकि संस्थागत और कॉर्पोरेट कार्ड पर 7 लाख रुपए तक के खर्च पर TCS से छूट का नियम लागू नहीं होगा। आगामी 1 जुलाई से 20% के TCS नियम को लागू किया जा रहा है। चलिए इंटरनेशनल पेज पर आते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम जापान के शहर हिरोशिमा पहुंच गए। प्रधानमंत्री शनिवार को वहां G7 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही क्वाड यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत का संगठन जो है देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ पहली बार द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मोदी और जेलेंस्की के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों नेता आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री के पिछले दिनों भारत आने के बाद लगातार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क बना हुआ है। यूक्रेन की तरफ से ही मोदी के साथ जेलेंस्की की मुलाकात का आग्रह किया गया था। इस बैठक में भारत की तरफ से यूक्रेन को कुछ और मदद देने की घोषणा हो सकती है। चलिए, तो ये आज का यानी 20 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।